हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और जब टेरू देखता है कि उसके सामने एक और एस्पर यानी कि साइकिक है, तो वो बोलता है कि भले ही मेरे मन में काफी सारे सवाल हैं और मैं तुमसे कई सारी चीजें पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो यहाँ पे वो छूटते ही साथ मॉब के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से इधर मॉब को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मॉब अपना हाथ उठाता है हैंडशेक करने के लिए और वो कहते हैं हम दोस्त बन जाते हैं, लेकिन टेरू काफी ज्यादा चौकन्ना होता है और पीछे हटके यहाँ से भाग जाता है। इधर टेरू टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके बहुत फास्ट स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है मॉब को कंफ्यूज करने के लिए, जिससे कि वो एकदम से मौका देख के मॉब के ऊपर हमला कर दे। लेकिन मॉब डिम्पल को बताता है कि एक आदमी ने उसे सिखाया था कि किसी इंसान को अपनी साइकिक पावर्स किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये साइकिक पावर्स बिल्कुल चाकू की तरह है, एक काफी खतरनाक हथियार है और हमें एक चाकू किसी इंसान के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे आराटाका रेगन सर ने बताई थी। लेकिन जब डिम्पल को पता चलता है ये कमाल की बात है रेगन ने कही थी, तो वो कहता है यार तुमने तो मेरा पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। यहाँ पे टेरू ने मॉब से दूरी बनाए रखी होती है और वो लगातार मॉब के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उसे अपनी पावर से भाई जमीन पे भी घसीटता हुआ ले जाता है और इधर उधर फेंकता रहता है। और जब मॉब की हालत बिल्कुल बेकार हो जाती है और वो जमीन पे पड़ा होता है, तो डिम्पल टेरू के पास आता है और वो कहता है देखो हम इसको ड्रॉ मान लेते हैं, क्योंकि मॉब तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने ही नहीं वाला और अगर वो ऐसा करता रहेगा तो वो अंत में तो हार ही जाएगा और इससे उसको और भी चोट लगेगी। लेकिन टेरू डिम्पल की बात नहीं मानता। अब यहाँ पे डिम्पल के पास और कोई चारा नहीं बचा होता और भाई डिम्पल अपनी बची कुछ ताकत का इस्तेमाल करके अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और वो कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे बच्चे, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन टेरू काफी इजीली डिम्पल को वहां पे खत्म कर देता है और बिल्कुल इरेज कर देता है। इधर मॉब काफी शौक में होता है और वो कहते हैं क्या तुमने डिम्पल को एक्सरसाइज कर दिया। मॉब को याद आते हैं वो पल जो उसने डिम्पल के साथ बिताए होते हैं और वो उन सभी पलों को याद करता है। यहाँ पे टेरू कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा लुक देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे पेट को खत्म कर दिया इसलिए तुम्हें काफी बुरा लग रहा है कि नहीं। तो मॉब कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, चलता है। यहाँ पे टेरू लगातार मॉब को बेकार, नल्ला और पता नहीं दुनिया भर की बातें बोलता है और ये भी कहता है कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। वही दूसरी ओर मॉब याद करता है कि कैसे डिम्पल हमेशा उसको इनकरेज करता रहता था, मोटिवेट करता रहता था कि तुम अपनी साइकिक पावर से बहुत कमाल की चीजें कर सकते हो। जिसे सोच के मॉब टेरू को बताता है कि अब मैं अगर सोच रहा हूँ तो मुझे ये पता चला है कि यार डिम्पल सच में काफी कमाल का जीव था, खासकर तुमसे तो ज्यादा ही बेहतर था। इसे सुन के भाई टेरू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। यहाँ पे मॉब उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि देखो मुझे तो कुछ नहीं होगा और तुम किसी और को हर्ट कर दोगे। तो इससे टेरू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या तुम बार बार मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम ऐसा बताना चाहते हो कि मेरी ताकतों से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इधर भाई टेरू मॉब के ऊपर अटैक करता है और भाई उसे जमीन पे घसीटता हुआ ले जाता है। वो स्कूल की बिल्डिंग तोड़ते तोड़ते भाई मॉब को अंदर घुसेड़ता रहता है और दीवारें तोड़ते तोड़ते ये लोग होम इकोनॉमिक्स रूम में आ जाते हैं। टेरू इधर एक ड्रॉअर ओपन करता है और उसमें से अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके नाइफ्स निकालता है, यानी कि बहुत सारे चाकू निकालता है और उन सभी के सभी चाकुओं को मॉब की तरफ पॉइंट कर देता है। मॉब कहता है कि तुम्हें चाकुओं को किसी इंसान के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई टेरू मॉब की बात नहीं सुनता और वो सारे के सारे चाकू वो मॉब की ओर शूट कर देता है। यहाँ पे मॉब अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है जिससे कि वो उन चाकुओं से बच पाए और उसी बैरियर की वजह से एक चाकू पीछे चला जाता है टेरू की तरफ, जिससे कि टेरू का भाई सर पूरा गंजा हो जाता है उस चाकू की वजह से। वो देखता है कि वो तो एक अंकल की तरह लग रहा है और वो कहते हैं कि तुम क्या साबित क्या करना चाहते हो कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैं ऐसा ही दिखना चाहिए, ये तुमने जानबूझ के किया ना, है ना। तो मॉब कहता है नहीं ये तो बस एक एक्सीडेंट था। यहाँ पे टेरू को और भी गुस्सा आता है और वो अपनी टाई को एक तलवार में बदल लेता है। उसके बाद वो मॉब के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन यहाँ मॉब अपने आप को बचाता रहता है। मॉब टेरू को कहता है कि मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और मुझे एक चीज समझ आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, एकदम लूजर। अगर तुम अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम बस मेरी तरह बन जाओगे। हम दोनों बिल्कुल एक ही हैं, साइकिक पावर्स के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इससे टेरू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बहुत ज्यादा अलग हैं। इधर वो मॉब के पास आता है और वो अपने हाथों से मॉब का गला दबाने लग जाता है। यहाँ पे मॉब मन में सोचता है क्या बात है, ये अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इधर टेरू मॉब के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इतना ज्यादा पॉपुलर था, सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, तुमने पूरी दुनिया मेरे से छीन ली, मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर था, लेकिन तुमने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो मॉब को कंटिन्यूअसली कहते हैं कि चलो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, मुझे दिखाओ तुम कितने
ताकतवर हो। वो मॉब का गला दबाते रहता है। यहाँ पे भाई मॉब की हालत भी खराब होने लग जाती है और उसका भाई परसेंटेज भी बढ़ने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे जैसे उसके परसेंटेज बढ़ते हैं वैसे वैसे वो हल्के हल्के पंचेस टेरू को मारता है। और तभी उसको एक इंसिडेंट याद आता है बचपन का, जब कुछ बड़े स्टूडेंट्स ने रित्सु और मॉब के न्यू ईयर के पैसे छीन लिए थे। उस समय मॉब ने इन सब की बैंड बजा दी थी, लेकिन उसके चक्कर में भाई रित्सु को भी काफी चोट लग गई थी। यहाँ पे मॉब टेरू से लड़ता नहीं है और बेहोश हो जाता है और हमें बताया जाता है कि इनका ये मैच कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। और जब मॉब बेहोश हो गया था उसके बाद टेरू वहां से जाने लगा, लेकिन उसी समय भाई मॉब के जो इमोशंस थे वो भाई पता नहीं इन्फिनिटी तक पहुंच गए थे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क परसेंटेज तक पहुंच गए थे और हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे भाई मॉब का चल क्या रहा है। टेरू की यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार मॉब लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे टेरू मॉब के अटैक से बचने के लिए अपने आसपास बैरियर बना लेता है, लेकिन भाई मॉब आसानी से उसका बैरियर तोड़ देता है और ऊपर से उसको भाई नंगा भी कर देता है बिल्कुल। यहाँ पे भाई टेरू पागल सा हो जाता है और वो हंसने लग जाता है कि क्या बात है मॉब, तुम अपने शब्दों पे टिक ही नहीं पाए। तुमने कहा था कि तुम किसी इंसान के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन देखो तुमने मेरे ऊपर उन ताकतों का इस्तेमाल किया है ना। लेकिन तभी टेरुकी को रियलाइज होता है कि भाई मॉब तो होश में है ही नहीं। टेरू देखता है कि भाई मॉब टेरू की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर में भी ताकत होती है वो सारी की सारी ताकत मॉब एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसे देख के भाई टेरू तो डर ही जाता है और वो कहता है कि कितनी कमाल की ताकत है इसके पास। लेकिन रुको, मॉब की ये सारी ताकत देख के भाई टेरू डर जाता है और वो कहता है भाई उसने ये किस राक्षस को जगा दिया। इधर भाई पूरा स्कूल टूटने लग जाता है और सारा मलबा हवा में उड़ने लग जाता है और आसमान में जाने लग जाता है। इधर भाई टेरुकी भी आसमान में जाने लग जाता है और वो रोने लग जाता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं किसी और इंसान पे अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन ये सारे का सारा मलबा और टेरुकी भाई बादलों के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे टेरू कहता है कि आखिरकार मुझे रियलाइज हो ही गया कि शायद मैं एक आम इंसान हूँ। यहाँ पे हमें मॉब का सीन दिखाया जाता है और वो फिर से होश में आ जाता है और उसे महसूस होता है कि वो अपनी बात पे टिक नहीं पाया। उसने आखिरकार एक इंसान के खिलाफ अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया, जो कि काफी गलत है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है और उसकी सैडनेस का परसेंटेज भाई 100% पहुंच जाता है और अपनी इसी 100% वाली एनर्जी की मदद से वो फिर से स्कूल की बिल्डिंग को पहले जैसा बना देता है, उसी मलबे की मदद से। इधर टेरू मॉब के पास आता है और वो कहता है मॉब, लेकिन मॉब इधर टेरू से माफी मांगता है कि उसके कपड़े उसने उड़ा दिए, लेकिन टेरू कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तभी दूसरी ओर सियोशी इडानो और बाकी ब्लैक विनेगर स्टूडेंट जागते हैं और वो सोचते हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई का क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। लेकिन जब वो देखते हैं भाई टेरू की तो बैंड बज चुकी है, उसको गंजा वंजा कर दिया, उसके कपड़े वगैरह उतार दिए, तो भाई ये तो डर जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं भाई हमें अपने बाल नहीं खोने। जब टेरू को ये हाल किया तो हमारी तो बैंड बजा कर रख दे हो। तो टेरू मॉब से कहता है वैसे ये मानना पड़ेगा, तुमने सच कहा था कि हम बिना ताकतों के कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे पीछे से बॉडी इंप्रूवमेंट के क्लब मेंबर्स भी जाग जाते हैं और आ जाते हैं और वो मॉब से पूछते हैं कि मॉब क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इससे टेरू को रियलाइज होता है कि आखिरकार वो हार ही गया है। तो ये बॉडी इंप्रूवमेंट के मेंबर्स कहते हैं चलो फिर चलते हैं और स्क्वाट्स मारते हैं। मॉब स्कूल से जाने के बाद लगातार 3 घंटे तक डिम्पल को ढूंढता है, लेकिन उसको उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। जब मॉब घर पे आ जाता है तो रित्सु मॉब के रूम में आता है और मॉब को एक टॉवल देता है, क्योंकि इधर भाई मॉब पूरी तरह से बारिश में भीग चुका होता है। जब यहाँ पे मॉब अपने आप को पहुंच रहा होता है तो वो रित्सु से कहता है कि रित्सु मैं उस समय के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो रित्सु कहता है किस समय के लिए, जब तुम्हें वॉमिट आ रही थी और तुमने मेरी हुडी के अंदर वॉमिट कर दी थी। तो मॉब कहता है नहीं वो नहीं, हाँ मतलब उसके लिए भी सॉरी, लेकिन तुम्हें याद होगा ना जब उन स्कूल के बच्चों ने हमारे पैसे छीन लिए थे तो उसमें तुम्हें काफी चोट लग गई थी, तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन तुम क्या मुझे बता सकते हो कि उस दिन हुआ क्या था, मैंने तुम्हें क्या किया था। तो रित्सु कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन गुंडों ने मेरे को ढकेल दिया था और गिरा दिया था, उसी से मेरे को वो चोट लगी थी, तुमने मुझे कुछ नहीं किया था। यहाँ पे रित्सु अपने कमरे में आ जाता है और वो टीवी देखने लग जाता है। न्यूज में यहाँ पे दिखा रहे होते हैं वो स्कूल का इंसिडेंट कि यहाँ पे भाई साइकिक पावर्स का प्रदर्शन हुआ और मलबा वगैरह हवा में उड़ रहा था, एक इंसान भी हवा में उड़ रहा था और ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं। तभी रित्सु याद करता है कि असलियत में बचपन में हुआ क्या था। उनमें से एक लड़के ने मॉब को पकड़ के दीवार पे मारा था, जिससे कि मॉब का सर दीवार पे लग गया था। उस समय भाई मॉब होश में नहीं था और उसके बाद जो चीज उन लोगों के सामने आई थी वो रित्सु का भाई नहीं था। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें मॉब जब अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है या फिर बेहोश हो जाता है तब कोई और ही दुनिया का जीव उसके अंदर आ जाता है और वो एनर्जी वगैरह अब्सॉर्ब करता है, फिर बैंड बजा देता है और मॉब को भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। और मुझे सच में नहीं पता था कि 5th एपिसोड में ये एनिमे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जगा देगी, तो मैं यार कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो लाने की। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।